हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम जो आप लोगों का चल रहा है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आपका एग्ज़ाम जो है 13, 14, 15, 16, 17 से लेकर 30 नवंबर के बीच में अब जो है होने वाला है। जैसे कि मालूम है कि कल जो है आप लोगों का पेपर हुआ था 12 नवंबर को। ठीक है, और 12 नवंबर को जो पेपर आपका हुआ है उसी के आधार पर मैंने इस क्लास को रखा हुआ है। और इस क्लास को करने के बाद से अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो 100% है कि आप अपने एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक आइडिया जो है कल मिल गया 12 नवंबर के जो तीनों ही शिफ्टों को जो हम जब हमने एनालिसिस किया देखा, तो बिल्कुल ही सिमिलर तीनों ही जो है आप लोगों के शिफ्टों में प्रश्न पूछा गया था। उसी के आधार पे मैंने इस क्लास को बनाया हुआ है। और इस क्लास को करने के बाद से एक आइडिया आपको बिल्कुल ही मिल जाएगा कि किस लेवल के और किस तरीके के किस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है। मैं उन सारे ही टॉपिकों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे कवर कर दिया है। ठीक है, और आज आपको टॉपिक भी बताता जाऊंगा कि किन टॉपिकों को आप ज़्यादातर पढ़ लेंगे तो आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके जो है जीके के भी प्रश्न मिलने वाले हैं, रीजनिंग के भी प्रश्न मिलने वाले हैं, इंग्लिश के भी प्रश्न मिलने वाले हैं और मैथ के भी प्रश्न मिलेंगे। केवल और केवल आप क्लास को इस अंत तक देख लेना, आपको 100% के एग्ज़ाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अगर आपके 1-2 दिन का भी समय है आप लोगों के पास एग्ज़ाम में, तो बिल्कुल आप इस क्लास को मिस मत करना। ठीक है, तो चलिएगा फटाफट से आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है मेरे दोस्त, तो लाइक कर लीजिए। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के जो क्लास है हम आपको रेगुलर प्रोवाइड करेंगे जब तक आपके एग्ज़ाम समाप्त नहीं होगा। ठीक है, और इसका बेनिफिट सीधा ही आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्लासेज है ये आप लोगों के बिल्कुल जिन टॉपिकों से प्रश्न को पूछा जा रहा है उसी को हम लोग कवर भी कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। और पहला प्रश्न रीजनिंग का है कि कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के जो है स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र हो कि थोड़े से टाइम दीजिए, अब भी जीके के प्रश्न आएगा, मैथ क्या आएगा, उसके बाद से इंग्लिश का भी आएगा। ठीक है, तो थोड़े से जो है आप लोगों को तो धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो चारों ही सब्जेक्ट में आपकी पकड़ होनी चाहिए। तो देखिए, आपको यहाँ पे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करना है और बताने की कोशिश करना है कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आएगा। और इस तरीके के 2 ठो प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में कल तीनों ही शिफ्ट में पूछे गए थे, यानी कि आपके भी शिफ्ट में 2 ठो प्रश्न इस टाइप के पूछेंगे, क्योंकि एसएससी का एक नियम होता है। ठीक है, और उसी को वो जो है शुरू से लेके अंत तक फॉलो करता है, क्योंकि देखिए उसको नॉर्मलाइजेशन भी करना है। तो अगर थोड़ा सा भी पैटर्न इधर उधर करेगा तो फिर नॉर्मलाइजेशन में दिक्कत होने लगेगा। तो इसीलिए एक तरीके का ही पेपर बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 49 से हो गया 55, मैंने देखा कि 6 जोड़ दिया। 55 से हो गया 63, मैंने देखा कि 8 जोड़ दिया। 63 से हो गया 73, यानी कि 10 जोड़ दिया। यहाँ पे 73 से हो गया 85, यानी कि 12 जोड़ दिया। 85 से हो गया 99, यानी कि 14 जोड़ दिया। तो इसके आगे अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए हर बार जो है यहाँ पे 2 जोड़ दिया है, यहाँ पे भी 8 से 10 2 जोड़ दिया, 10 से 12 2 जोड़ दिया, 12 से 2 14 जोड़ दिया, तो हम भी 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 16 हो गया। 99 16 कितना होता है? 115। और 115 यदि आपने बताया था ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सॉरी ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपने इस प्रश्न को आसानी से समझ लिया होगा और ऐसे प्रश्न को अब आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने, दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे जो दिया गया विकल्प है इसमें जो है संबंधित संख्या को चुनना है और बताने की कोशिश करना है आपको। एनालॉजी टाइप का प्रश्न है। इस टाइप के आपके कल जो है 3-3 प्रश्न पूछे गए थे। एक तो ये एनालॉजी का टाइप हो गया, और 2 टाइप आपको कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया है। ठीक है, तो केवल और केवल आप ध्यान दीजिए, प्रश्नों को अंत तक देखिए, क्लास को समझ में आ जाएगा कि किन टॉपिकों से किस तरीके के प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। जैसे 62 को बोला जा रहा है 12 से संबंध है, तो यहाँ पे 74 का संबंध किससे होगा?
अगर समझने की कोशिश करेंगे तो 62 से 12 पे आना है, यानी कि माइनस का 50 किया गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे भी अगर हम माइनस का 50 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 24, जो कि 24 हमारे ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, यानी कि ये वाला तो लॉजिक जो हम लगाए हैं बिल्कुल गलत है। तो दूसरे लॉजिक पे चलेंगे और दूसरा लॉजिक हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि दूसरा लॉजिक क्या हम करें कि 62 जो है 12 में बदल जाए। तो 62 जो है लिखा हुआ है 2 और जो है 6, 6 और 2 से हमें जाना है 12 पे, यानी कि 6 और 2 में गुणा कर देंगे तो 6 दूना का 12। बात क्लियर जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब जो है आप उसी प्रकार से 74 को भी कर लीजिएगा। 7 और जो 4 लिखा है तो 7 और 4 में अगर हम गुणा कर देते हैं तो 7 चौका 28 होता है, जो कि ऑप्शन आप देख लो ए में दिया गया है। तो मुझे लगता है कि गलती की गुंजाइश तो किसी भी हालत में आप लोग नहीं करने वाले हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपसे देखिएगा क्या पूछा गया है। कर आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति का जो है चयन करें। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति का जो है चयन करना है। क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं और तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को फटाफट से बताने की कोशिश करना है, क्योंकि प्रश्न तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल ही हल्के में न लें, क्योंकि यही प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में जब आप 100 प्रश्नों को करोगे और 1 घंटा का समय मिलेगा, मात्र 1 घंटा यानी 60 मिनट, तो फिर जो है ये प्रश्न वहां पे आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल पैदा कर देता है, ठीक है। क्योंकि अगर पहले नजर में बन गया तो ठीक है, नहीं तो फिर से बनने वाला नहीं है, क्योंकि आपके पास मैथ भी है, रीजनिंग भी है, जीके भी है और इंग्लिश भी है। तो इतने प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए थोड़े से तो फास्ट हम लोगों को होना चाहिए। जैसे कि अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए इसको किस एंगल में हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे देखिए एक का कोड 1 होता है, ई का कोड 5 होता है, टी का कोड 20 होता है। यहाँ पे तो कोड बैठाया हुआ है। ए का कोड 1 होता है, यू का कोड 21 होता है और बी का कोड 2 होता है, ठीक है। ए का कोड 1 होता है, जी का कोड 7 होता है, 2 का कोड बी होता है। ए का कोड 1 होता है, 3 का कोड सी होता है, 2 का कोड बी होता है। यानी कि सभी के प्लेस वैल्यू समान है। यहाँ पे बीसम पूछ रहा है, मतलब 4 जो ऑप्शन है हम लोगों का उसमें से 3 एक जैसा होना चाहिए और एक अलग होना चाहिए, लेकिन ये चारों का चारों तो सेम हो जा रहा है, तो फिर अलग कैसे हुआ। तो हम दूसरे लॉजिक पे चलेंगे और दूसरा लॉजिक देखते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि पहले वाला तो समान हो गया। जब मैंने समझने की कोशिश किया तो ए के बाद यहाँ पे बी लिखा है, ए के बाद बी लिखा है, ए के बाद बी लिखा है। समझ में आ रहा है, पहला वाला ए लास्ट वाला बी सब में दिया गया है, पर यहाँ पे ए दिया है तो यहाँ पे टी दे दिया है। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे हमें गड़बड़ी हो गया। ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है, विषम यही हो गया। तो आशा करता हूं कि आप इस तरीके से भी प्रश्नों को सोच रखेंगे सॉल्व करने का। फटाफट से नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न देखिए आप लोगों से पूछ लिया है कि एक निश्चित कुट भाषा में हंट को जो है ये कुडित किया जाता है और टाइम को जो है ये कुडित किया जाता है, तो दी गई भाषा में जो है टी का कोड क्या होगा। देखिए कोडिंग डिकोडिंग से लमसम आपके 3 से 4 प्रश्नों को पूछा था, ठीक है। ये भी आप लोगों को एक चैप्टर अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इजी होता है और इससे खास करके हर एक एग्जाम में ही प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको बिल्कुल मालूम होगा, ठीक है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी मेरे दोस्त क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगा है तो ये क्लास हमने बनाया है। क्योंकि देखिए हर एक जो है इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हर एक टॉपिक से उठाना देखिए कितना मुश्किल होता है, और सुबह के जो है आपके लिए हम 5 AM पे क्लास ला रहे हैं, ताकि जो भी मेरे भाई हैं, जो भी मेरे दोस्त हैं सुबह के पहले शिफ्ट में एग्जाम हॉल में बैठेंगे, उनके बहुत सारे फायदे यहाँ से मिल सके। तो आप लोग तो थोड़ा सा हमारा बिल्कुल सहयोग करना जो है बनता है, ठीक है। अब चलिएगा यहाँ पे और समझने की कोशिश कर लेते हैं कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। देखिए कभी भी कुट भाषा के प्रश्न हो तो आपको दिया जाता है वहां पे जो है एक रफ, आप रफ को निकालो और वहां पर फट दे इसको नोट कर लो, ठीक है।
जब नोट कर लोगे तो कभी भी ये गलत नहीं कर के आओगे आप लोग। उसके बाद से लिखा है टाइम, TIME, ठीक है, टाइम लिखा है और टाइम के बदले में क्या लिख रहा है यहाँ पे, लिखा है 2 4 5 8, ठीक है। अब जब मैंने समझने की कोशिश किया यहाँ पे, तो हमसे पूछा जा रहा है कि टी का कोड हमें भाई साहब बता दो। तो हम देख रहे हैं कि टी, टी जब मैंने देखा तो यहाँ पे टी है और यहाँ पे टी है, दोनों में ही हमें टी दिखाई दिया, कॉमन क्या दिखाई दिया, टी। और कोई भी अक्षर दोनों में नहीं है। टी जो है एक ऐसा अक्षर है जो दोनों में है। तो हम भी यहाँ पे देखेंगे कि एक ऐसा अक्षर जो दोनों में है। तो देखिए हमें मिल गया यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 5। देखिए दोनों में 5 दिखाई दे रहा है, यानी कि दोनों में टी है तो दोनों में 5 है, यानी कि टी का वैल्यू 5 हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि आप गलती करोगे जब अब एग्जाम हॉल में बैठोगे। इस क्लास के बाद से रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, इंग्लिश में आपको बिल्कुल बहुत बेनिफिट हो जाएगा। एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको लगेगा कि हाँ आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। कर यदि एक यह प्रश्न नीचे दिए गए जो है 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। ये 5 जो है संख्याएं हैं जो नीचे दी गई है 3 3 अंक में। यहाँ पे लिखा है बाएं, यहाँ पे लिखा है दाएं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ा जाए तो परिमाण क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 5वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को मुझे बताना है, बताने की कोशिश करना है कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। जवाब आपको फटाफट से देना है क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे समझने की कोशिश करना है कि सबसे बड़ी संख्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या देख लो इसमें क्या है, तो 733। तो 733 मैंने लिख लिया। और कह रहा है कि छोटी संख्या, तो छोटी संख्या इसमें क्या है, छोटी संख्या क्या है, 265, 265। अब इसमें बोला गया है कि बड़ी संख्या का दूसरा अंक, तो बड़ी संख्या का दूसरा अंक ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है छोटी संख्या का पहला अंक, तो छोटी संख्या का पहला अंक यहाँ पे है, ठीक है। छोटी संख्या का पहला अंक और बड़ी संख्या का दूसरा अंक को जोड़ दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 5। और यदि आपने 5 को चुना है, ऑप्शन नंबर बी को चुना है, तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न 100% सही से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए, एक एनालॉजी का ही ये टाइप पूछा था कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। इस टाइप का एक तो प्रश्न मैंने पहले भी कराया था पर वो संख्या पे था, तो मैंने पहले ही बताया था कि इस टाइप के प्रश्न आपको 2 3 ठो देगा, जैसे कि एक ये टाइप है, इसके पहले एक टाइप पढ़ा दिया हूँ। तो यही फायदा है कि आपको यहाँ पे 100% जिस तरीके से पेपर पूछा जा रहा है, जिन टॉपिकों से उस तरीके की क्लास दे रहा हूँ, ताकि आप आसानी से एग्जाम हॉल को क्रैक कर सकते हो। तो हमारा सपोर्ट बिल्कुल आप करते रहिए। कह रहा है सुरक्षित, तो सुरक्षित का संबंध सुरक्षा से है, तो घबराहट का संबंध किससे होगा। अब आप लोगों को जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन है, और जैसे कि यहाँ पे संबंध बनाया है, ये वाला संबंध, उसी तरीके का संबंध हमें यहाँ पे भी देखने को जो है मिलना चाहिए। ये जो है यहाँ पे आप लोगों को बताने की कोशिश करना है, समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। अब देखिए अगर समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो लिखा है सुरक्षित, ठीक है, और सुरक्षित को जो है यहाँ पे लिखा है सुरक्षा, सुरक्षित को जो है लिखा है सुरक्षा, यानी कि आप आसानी से समझ गए होंगे, सुरक्षित यानी कि सुरक्षा। तो घबराहट यानी कि आप कहोगे जब घबराहट होता है तो क्या करता है आदमी, चिंता करता है। ऑप्शन नंबर जो है आप डी के साथ जाओगे, ठीक है। साहस नहीं मिलता है घबराहट में, परेशानी नहीं होता है, अशांति नहीं होता है, तो बिल्कुल ही आप चिंता की तरफ जाओगे, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला प्रतीक, निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला के जो है द संदर्भ लीजिए, और जो है इसके बाद जो है दिए गए जो है प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं होनी चाहिए, गिनती जो है आप लोगों के बाएं से दाएं होना चाहिए। अब बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। चलिएगा
फटाफट से आपके राइट उत्तर होना चाहिए जो आपने ऊपर पढ़ा। ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले संख्या और ठीक बाद में जो है एक संख्या हो। मतलब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है, बोला गया कि पहले संख्या होना चाहिए और फिर से जो है लास्ट में संख्या होना चाहिए और बीच में क्या होना चाहिए, प्रतीक होना चाहिए। ठीक है, बीच में क्या होना चाहिए, प्रतीक। अब देखिएगा यहाँ पे कि इस तरीके से कहाँ कहाँ दिया गया है। तो देखिए अगर सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पे हमें मिल रहा है कि हमने देखा कि 3 संख्या और बीच में प्रतीक है। उसके बाद से आगे बढ़ते बढ़ते चलेंगे, आगे बढ़िएगा आगे बढ़िएगा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा 5 और जो है 8 है। देखिए 5 और 8 संख्या है, बीच में जो है और का प्रतीक है। तो ऐसे तो हमने 2 ठो देख लिया, और जिन्होंने भी 2 को चुना है यानी ऑप्शन नंबर बी, तो उनके 100% यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरीके की डाउट नहीं होना चाहिए। तो बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब ये प्रश्न है और कहीं ना कहीं आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपसे 8वें पैच के कर उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न की जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। पहला है पायलट, विमान, आकाश। इन तीनों ही ऑप्शन में से आप इसका वेन आरेख बनाएंगे तो इसका कैसा वेन आरेख बनेगा, ये चारों ऑप्शन में से देख के बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोगों के राइट उत्तर आना चाहिए। सभी लोग जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं उनके जो है राइट उत्तर आने चाहिए और बिल्कुल ज्यादा समय नहीं है आप लोगों के पास, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? जैसे समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले देखिए ये हो गया पायलट, ठीक है। पायलट के बाद से क्या हो जाएगा, देखिए पायलट कहाँ रहता है, विमान के अंदर, अंदर हो जाएगा। फिर विमान कहाँ रहता है, आकाश के अंदर, यानी आकाश फिर विमान फिर हो जाएगा पायलट, यानी कि ऑप्शन नंबर हम बी के साथ जाएंगे। बिल्कुल ही सिंपल सा प्रश्न था। चलिएगा अगला प्रश्न देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्या बोला जा रहा है आपको यहाँ पे समझने की कोशिश करना है। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है पी क्यू आर भाई हैं। देखिए ब्लड रिलेशन के तो एक प्रश्न लाजमी है कि हर एक शिफ्ट में पूछा था, तो आपके भी शिफ्ट में पूछा जाएगा रीजनिंग में। देखिए बोला जा रहा है कि पी क्यूब आर, 3 लोग हैं, ये भाई हैं, यहाँ पे भाई हैं, तो इस तरीके से लिख लेते हैं भाई हैं, तीनों ही भाई हैं, ठीक है। एक्स और पी क्यू आर ये आपस में भाई हैं। एस टी की बेटी है, एस कौन है, टी की बेटी, एस और टी हमें नहीं पता है। जिसकी पत्नी आर है, जिसकी पत्नी आर है, जिसकी पत्नी आर है, जिसकी बोला जाता है जिसकी, यानी बोला जा रहा है कि एस जो है टी की बेटी है, एस तो टी की बेटी है। यहाँ पे मान लेते हैं कि टी हो गया और टी के बेटी कौन हो गया, एस, एस बेटी हो गई। अब बोल रहा है कि टी जो है, एस टी की बेटी है जिसकी पत्नी आर है, यानी कि टी की पत्नी कौन है, आर है, ये आर है, यानी आर की भी ये क्या लगेगी, बेटी। अब कह रहा है कि टी का क्यू से क्या संबंध है, टी का क्यू से, टी का क्यू से क्या संबंध है। अब देखिए आर तो यहाँ पे है, ये तो आर हो गया, इस ये पत्नी है यानी कि ये माइनस है। अब देखिएगा यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्यूब का संबंध है टी का क्यू से, क्यू यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है, क्यू से देख लीजिए टी का संबंध, यहाँ पे टी देखिए, यहाँ पे देखिए ये हो गया कौन, पत्नी, 1 मिनट, कह रहा है एस टी की बेटी है, एस टी की बेटी है जिसकी
पत्नी आर है, जिसकी पत्नी आर है, जिसकी पत्नी आर है, ठीक है, पत्नी आर है, ठीक है। अब क्यू, टी का क्यू से क्या संबंध है, टी जो है क्यू का क्या लगेगा, तो यहाँ पे देखेंगे अगर ये हो गया कौन, इसकी बहन, और बहन का जो है यहाँ पे ये कौन है, पति। तो बहन के पति को क्या बोला जाता है, तो सिस्टर इन ला, ब्रदर इन ला, तो ब्रदर इन ला बोला जाएगा ना यहाँ पे, ब्रदर इन ला। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। अब देखिए यहाँ पे जीके के प्रश्न आ चुके हैं और फटाफट से जीके के प्रश्नों को सॉल्व करना है। जैसे कि बोला जा रहा है पहला ही प्रश्न कि 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो है अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन आपके सामने जो है आ चुका है 26 से, क्योंकि 1 से लेकर 25 तक के रीजनिंग रहेगा और 25 के बाद से 26 से लेकर 50 तक जीके रहेगा। तो जो रीजनिंग के टाइप थे मैंने उसको कवर करा दिया है। अब जो है जीके के प्रश्नों को फटाफट से महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर देते हैं। तो जिन्होंने भी बताया है बी पी सिंह, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश जो है अधिकारी माइकल ओ डायर की हत्या निम्नलिखित में से किसने की थी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो है 27वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करना है। तो जिन्होंने बताया है उधम सिंह, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। फटाफट से आप लोगों का जो है यहाँ पे उत्तर आना चाहिए। और एक बार सभी लोगों से एक बार रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जो है इस क्लास को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद से ये क्लास बना हुआ है आपके लिए। तो सभी लोगों का सपोर्ट यहाँ पे मिलना चाहिए कि जो है कंचनजंगा जो है बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। क्या पूछा गया है, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताने की कोशिश कीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर जो है आपका अगला 28वें पे आ चुके हैं और जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि सिक्किम में है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। स्टार लगाएंगे प्रश्नों पे। और बोला जा रहा है कि संसद के दोनों जो है सदनों के संयुक्त बैठक की जो है अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। तो बात की जाए यहाँ पे कि 29वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के जो है सदस्यों की जो है कुल संख्या जो है कितने से जो है अधिक नहीं हो सकती है। यहाँ पे कितने से अधिक नहीं होगा ये आप लोगों को बताना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 80 के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की जो है संख्या वो कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो जिन्होंने बताया है कि 250 से अधिक नहीं हो सकता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर वो जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल इसी लेवल के प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा, इसकी 100% गारंटी है, क्योंकि जो 12 नंबर का पेपर हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए ये क्लास आप कर रहे हो, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि नाहरकटिया नाहरकटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। नाहरकटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। स्टार लगाएंगे प्रश्न पे और इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है असम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी की जो है आत्मकथा का जो है शीर्षक प्लेइंग इट माई वे है। बहुत बार ये एसएससी पूछा है, तो इसको भी आप लोग बेहतर तरीके से याद रखेंगे कि प्लेइंग इट माई वे जो पुस्तक है ये तो सचिन तेंदुलकर की है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन एक स्वपोषी जो है, निम्नलिखित में से कौन जो है स्वपोषी है। स्वपोषी जो स्वयं अपना
खाना बनाता हो उसे स्वपोषी पोषण कहा जाता है। तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है पौधे, तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें जो है धन विधेयक का जो है विवरण देता है। निम्नलिखित में बताना है कि जो है कौन सा जो है अनुच्छेद जो हमें धन विधेयक का जो है विवरण देता है। तो 34वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आपका हो जाएगा 210 अनुच्छेद 210 सॉरी अनुच्छेद 110। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। स्टार लगाएंगे इन प्रश्नों पे, और कहीं ना कहीं एक बार अगर आप देख लेते हो तो बिल्कुल आपके सामने जब ये प्रश्न आएंगे तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो जो है 11 से 91 ऑप्शन नंबर डी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि सिपाही विद्रोह किस वर्ष में समाप्त हुआ था। सिपाही विद्रोह किस वर्ष में समाप्त हुआ था, क्वेश्चन नंबर 36वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। और एक बार बता देंगे कि आपका एग्जाम जो है किस तारीख में है, फटाफट से आप लोग बताएंगे ताकि क्लासेज हम रेगुलर करा सकें, ठीक है। तो 1858 बिल्कुल ही राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने 1985 में अखिल असम गण संग्राम परिषद के साथ असम समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए थे। बताएंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। 37वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, जिन्होंने बताया है राजीव गांधी, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि वेटिंग फायर ए वीजा नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। वेटिंग फायर ए वीजा नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। 38वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। 38वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जल तालिका के नीचे कठोर चट्टान की जो है परतों के बीच जमा भूजल को किस नाम से जाना जाता है, बताने की कोशिश करेंगे। 39वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, तो जिन्होंने भी यहाँ पे जो है बताने की कोशिश किया है जल भ्रीत, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है। निम्नलिखित में से किस जो है नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है कुचिपुड़ी। स्टार लगाएंगे इस प्रश्न पे भी, क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछाता है बार बार। अगला प्रश्न कह रहा है कि कुर्ग को कोडव समुदाय का जो है फसल जो है पर्व है, तो ये कहाँ का है, कुर्ग। अगर ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है, तो ये तो पुटारी का है, पुटारी कुर्ग के जो है कोडव समुदाय का जो है फसल पर्व है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि स्पंज प्राणी जगत के संघ से जो है संबंध रखता है। स्पंज प्राणी जगत के आप लोगों को याद रखना है, ये तो आप लोगों के पोरीफेरा जो है संघ से संबंधित रखता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का एक नृत्य रूप है। 43वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है चोलिया, ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारतीय संविधान का भाग कौन सा है जो संविधान संशोधन से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 44। 44वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग को बताना है। 44वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि भाग 20 है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में
महाजनपद से होकर बहती हैं। महाजनपद से होकर बहती है मतलब महाजनपद से कहाँ से होकर बहती हैं, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। तो बात किया जाए 45वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्हें बताया है कि गंगा और सोन नदी जो है प्राचीन भारत से महाजनपद यानी कि मगध से होकर जो है बहती हैं, तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि भारतीय सरकार के किस वर्ष संसद के एक जो है अधिनियम द्वारा जो है पहला जो है म्यूचुअल फंड जो है आरंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 46वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न की जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 46वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्हें बताया है 1963, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पोवाड़ा नृत्य किस जो है राज्य का एक प्रदर्शन करता है। पोवाड़ा नृत्य किस राज्य को जो है प्रदर्शन कला करता है, तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश की है कि ये महाराष्ट्र का है प्रदर्शन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में भित्ति चित्र का जो है एक लोकप्रिय कला रूप है। क्वेश्चन नंबर 48वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग के सामने आ चुका है कि मणिपुर की इंफाल घाटी शिल्प का एक जो है महत्वपूर्ण केंद्र है। मणिपुर की इंफाल घाटी, आप लोगों को याद रखना है कि ये तो यहाँ पे कोना शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र घाटी है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि भारत में दूसरा जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग कौन सा है। भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग कौन सा है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि ये तो है आपका एल्यूमिनियम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले जो है भारतीय निम्नलिखित में से कौन है। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले जो भारतीय हैं ये भानु मथैया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग के सामने आ चुका है कि मक्का और धान की जो है कटाई के दौरान किया जाने वाला जो है हुरका बाउल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो ये तो आप लोग का उत्तराखंड से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन ज्वारीय जो है बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन जो है ज्वारीय बंदरगाह है, तो कांडला जो है ज्वारीय बंदरगाह है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के जो है मुख्य खनिज घटकों से एक है, तो ये तो आप लोगों का है सिलिका। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि सालबाई की संधि किस वर्ष जो है सालबाई की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी, तो आपने अगर बताया है कि 1799 में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे जो है बड़ी कोशिका है। निम्नलिखित में से कौन जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे अंडाणु, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं कि WIPO का मुख्य जो है मुख्यालय कहाँ है। WIPO का जो है मुख्यालय कहाँ है, क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने 57 पे आ चुके हैं और जिन्होंने बताया है जिनेवा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2008 में किस व्यक्ति को जो है पद्म श्री पुरस्कार मिला, तो जिन्होंने बताया है कि गंगाधर प्रधान को, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान में ने पंचायती योजना का जो है प्रावधान किस देश से लिया, तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया ब्रिटिश से, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस जो है केंद्र शासित प्रदेश में बैस्टिल दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ पे पुडुचेरी आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग समाप्त करेंगे यहीं पे,
अगर आपने इस क्लास को अब तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जो है क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपके आगे आने वाले किसी भी दिन अगर आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि एक बार क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है?